हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो 30 दिन में ही पूरी तैयारी उनकी हो जाएगी। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो यह वीडियो और भी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 30 दिन के भीतर आपका जितना भी टॉपिक आप साल भर में पढ़ें उसका रिवीजन हो जाएगा। और आप सभी इस वीडियो को फॉलो करके अपना टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्षेत्रफल सदिश से। तो जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सदिश राशियाँ होती हैं वह उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो उसी तरह से जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो जो परिमाण होगा वो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करेगा। जैसा भी आकृति होगा, जैसा भी आकार होगा, उसके अनुसार हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर वृत्ति है तो पाई आर स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर दिशा हम लोग को डिसाइड करना हो तो हमेशा दिशा इसकी लंबवत मानी जाती है। यानी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत मानी जाती है। अब अगर यह समतल है तो पृष्ठ के लंबवत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर यह गोली है तो हमेशा यह त्रिज्यतः बाहर की तरफ ही होगा। यानी हमेशा यह उत्तल तल की तरफ इसकी दिशा मानी जाती है। हो गया क्लियर? अगर हम लोग को क्षेत्रफल सदिश को लिखना हो तो यहाँ पर जो परिमाण होगा वह क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यश के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो दिशा होगी हमेशा क्षेत्रफल सदिश के जो क्षेत्रफल होगा, जो पृष्ठ होगा उसके लंबवत होगी। यानी एन कैप की दिशा में इसकी दिशा मानी जाएगी। अब इन दोनों का गुणा करके हम लोग क्षेत्रफल सदिश का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे घनकोण। हम लोग पढ़ने वाले हैं घनकोण। तो जो घनकोण होता है वह किसी गोले के अल्पखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। यानी जो गोले के अल्पखंड द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित किया जाता है उसी को हम लोग घनकोण कहते हैं। हो गया क्लियर? अगर हम लोग को घनकोण का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पर अल्पखंड दिया गया है उसके क्षेत्रफल में त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे तो घनकोण का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर यहाँ पर अल्पखंड है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा? अल्प ही होगा। तो डी ओमेगा का मान हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा डी एस अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस अपान आर स्क्वायर। अगर हम लोग को पूरा कोण ज्ञात करना हो तब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे ओमेगा इजकल टू डी एस अपान डी एस, तब यहाँ पर लिखा जाएगा, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यस लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यस अपान आर स्क्वायर। या अगर शब्दों में इसको व्यक्त करना चाहें तो लिखेंगे घनकोण बराबर अल्पखंड का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण बराबर अल्पखंड का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। यानी अगर हम लोग को घनकोण ज्ञात करना हो तो बोल सकते हैं कि घनकोण किसी अल्पखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कैसे बोलेंगे? जो घनकोण है वह अल्पखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि इस पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, इस पूरे गोले द्वारा अगर हम लोग को केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना हो तो लिखेंगे ओमेगा इजकल टू, क्योंकि हम लोग देखे थे क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का मान अगर गोले की बात की जाए तो होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और क्योंकि इसमें हम लोग को त्रिज्या से भाग देनी है तो त्रिज्या के वर्ग से भाग देनी है तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। कितना हो जाएगा? 4 पाई के बराबर हो जाएगा। इतना रेडियन हो जाएगा पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। हो गया क्लियर? इसका मात्रक हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी बीमा ज्ञात करें या इसका मात्रक ज्ञात करें तो यह बीमाहीन राशि है। क्यों बीमाहीन राशि है? क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग बीमा लिखे डी एस का और आर स्क्वायर का तो क्या मिलेगा? बीमा हो जाएगा डी एस का हो जाता है एल स्क्वायर, और चूंकि त्रिज्या का एल होता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ये एल स्क्वायर ही होगा। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? यहाँ पर जितने भी हम लोग संकेत लिखते हैं जैसे यम लिखा जाता है, यल लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, इन सब पर जीरो होगा। यानी यह एक बीमाहीन राशि, यानी बीमा इसकी जीरो होती है। लेकिन फिर भी इसका मात्रक स्टेरेडियन मान लेते हैं, क्योंकि इसको अन्य राशियों से अगर अलग करना हो तो कोई ना कोई मात्रक चाहिए। और मात्रक हम लोग जैसे समतल कोण के लिए रेडियन मानते थे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग स्टेरेडियन मानेंगे। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन के बराबर। हो गया क्लियर? तो अगर हम लोग को डी ओमेगा ज्ञात करना हो तो डी ओमेगा बराबर होता है डी एस अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए, अब अगर यह जो अल्प पृष्ठ है अगर यह त्रिज्या के लंबवत न हो, अगर त्रिज्या के लंबवत न हो यानी ये थीटा कोण बना रहा हो इसके साथ, जो त्रिज्या सदिश है उसके साथ अगर क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण बना रहा हो तब क्या करेंगे? तब सबसे पहले तो हम लोग को डी एस का आर की दिशा में घटक ज्ञात करना पड़ेगा। और डी एस का जब हम लोग आर की दिशा में घटक ज्ञात करेंगे तो वह क्षैतिज घटक होगा। और तब जो डी ओमेगा का मान होगा, जो डी ओमेगा का मान होगा वो हो जाएगा डी एस कास थीटा, डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर के यह बराबर होगा।
पहले क्या था, पहले हम लोग देखे थे कि डी ओमेगा का मान होता है डी एस अपन आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर त्रिज्य सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी एस का हम लोग त्रिज्य सदिश की दिशा में क्षैतिज घटक ज्ञात कर लेंगे। और क्षैतिज घटक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो परिमाण होता है उसमें कास थीटा से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर के यह बराबर होगा। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वह सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिया जाए, उसकी उसी के आधार पर हम लोग परिभाषा लिखेंगे। हम लोग विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई ई से, और फाई ई बराबर होता है ई इंटू यस के बराबर होता है, जहाँ पर ई और यस के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो ऐसे अगर हम लोग को विद्युत फ्लक्स का मान बोलना हो तो सबसे पहले तो सीधे सीधे अगर बोलना हो तो ऐसे बोल देंगे कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कैसे करते हैं, तो यह विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर ऐसे कहा जाए कि अगर विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजर रही हूँ, अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजर रही हूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो गया क्लियर। यानी जो फाई ई होगा वह ई इंटू यस के बराबर होगा। इनके बीच में शर्त क्या है कि ई और यस के बीच का कोण 90 अंश होना चाहिए, यानी समकोण से यह गुजरना चाहिए। यानी यदि अगर लंबवत गुजर रही है बल रेखाएं तभी यह ई इंटू यस के बराबर होगा। लेकिन अगर कुछ कोण बना रही हो, अगर कुछ कोण बना रही हो, यानी अगर यहाँ पर हम लिखें कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर यस के बीच का कोण थीटा हो, क्या लिखेंगे, वेक्टर ई तथा वेक्टर यस के बीच कोण कितना होना चाहिए, ये कोण होना चाहिए थीटा के बराबर। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इजकल टू ई इंटू यस इंटू कास थीटा। हो गया क्लियर। यानी फाई ई का मान हो जाएगा ई इंटू यस इंटू कास थीटा के बराबर होगा। या ऐसे बोलना हो तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल का परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण के कास थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया क्लियर। चलिए अब अगर जो क्षेत्रफल है, जो एक खंड है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर वह अल्प हो तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे डी फाई ई इजकल टू ई इंटू डी एस। क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। एक बात और है, हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग को वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल ज्ञात करना हो तो हो जाता है ए बी कास थीटा के बराबर। कितना हो जाता है, ए बी कास थीटा के बराबर होगा। तो इसके आधार पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाई ई इजकल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर यस। यानी अगर अब हम लोग को बोलना हो फ्लक्स की परिभाषा तो क्या बोलेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर डाट आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और डाट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कास थीटा से गुणा हुआ है। अगर यही साइन थीटा से गुणा हुआ होता तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं और तब यह अदिश राशि नहीं होता, तब यह सदिश राशि होती। हो गया क्लियर। हाँ, अब अगर हम लोग को अल्प पृष्ठ द्वारा अल्प पृष्ठ गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो तो डी फाई इजकल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस के बराबर। अगर हम लोग को पूरा फाई का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जितना भी पृष्ठ होगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे, संपूर्ण समाकलन कर देंगे इसका, और इसको दर्शाते हैं इस संकेत से। ये क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। या इसी को हम लोग अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, हाँ, यहाँ पर अगर कोण कितना हो, थीटा हो, कोण कितना हम लोग मान रहे हैं, अगर कोण का मान थीटा हो जाए तो फिर से वही चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि कोण का मान जब थीटा हुआ था तो ई एस का थीटा के बराबर हो गया था। अब यहाँ पर भी अगर कोण का मान थीटा हो जाए तो क्या लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसको और इधर कर लिया जाए। अगर कोण का मान थीटा हो किसके बीच में, वेक्टर ई और वेक्टर एस के बीच में, इसके बीच कितना कोण हो, थीटा कोण हो, तो जब थीटा कोण होगा तब यहाँ पर जो फाई का मान होगा वह हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे ई इंटू एस इंटू कास थीटा लिखे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा के बराबर होगा। अगर इसी को हम लोग अब सदिश रूप में लिखना चाहें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो राशियों के परिमाण का गुणा हुआ हो और उसमें उनके बीच के कोण के कास थीटा से गुणा हुआ हो तो यह क्या होता है, सदिश अदिश गुणनफल होता है। या सदिश गुणनफल नहीं होता है, अदिश गुणनफल होता है। अगर साइन थीटा से गुणा हुआ होता है तब वहाँ पर सदिश गुणनफल होता है, लेकिन यहाँ पर कास थीटा से गुणा हुआ है तो अदिश गुणनफल होगा। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पर लिखा जाएगा फाई ई इजकल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट
वेक्टर डी एस किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के बराबर हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो इस फार्मूले का भी हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया गया है, क्वेश्चन एक है। इस पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या बोला गया है कि एक समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र से 30 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 न्यूटन प्रति कूलम्ब हो तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पृष्ठ है, क्या है, एक पृष्ठ है, और जो पृष्ठ है वह विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, यह इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस पृष्ठ का और ई के साथ का कोण नहीं देखना है, हम लोग को इस पृष्ठ का लंबवत जो दिशा में होता है उसके साथ कोण देखना है, क्योंकि क्षेत्रफल का सदिश, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत मानी जाती है। तो अगर यह 30 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे, यह 60 अंश के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि अगर ऐसे सीधे सीधी कोण बोल दें तो हम लोग को यह ध्यान देना है कि जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अब हम लोग इसके और इसके बीच कोण ज्ञात करेंगे। यह क्या है, यह वेक्टर यस है। तो इसके बीच का कोण कितना है, 60 अंश। यहाँ तक 30 अंश था, 90 में से 30 घटा देंगे तो यह 60 अंश मिल जाएगा। यानी जितने भी आंकड़े पहले दिए गए हैं सबसे पहले उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पर जो ई का मान है वह है 5, एक मिनट, कितना है, 15 न्यूटन प्रति कूलम्ब है। ई का मान है 15 न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्षेत्रफल कितना है, जो ए का मान है या जो यस का मान है, जो यस का मान है वह दे दिया गया 5 वर्ग मीटर। यस का मान दे दिया गया है 5 वर्ग मीटर। और जो यहाँ पर कोण है थीटा का मान वह बराबर है 60 अंश के। कितना है, थीटा का मान है 60 अंश के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग याद करेंगे विद्युत फ्लक्स का मान। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो हम लोग अभी देखे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर वेक्टर यस के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, वेक्टर यस के बराबर होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग जानते हैं इसका मान हो जाता है ई इंटू यस इंटू कास थीटा के बराबर होता है। अब सबका मान रखा जाए इसमें, तो अगर सबका मान रखेंगे तो यहाँ पर ई का मान कितना है, ई का मान है 15। फिर इसी तरह से यस का मान क्या है, यस का मान है 5, और यहाँ पर लिखना है कास 60 अंश। तो 15 पचे हो गया 75, और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। अब यदि इसमें 2 से भाग दिया जाए तो कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 3 बार में चला गया, एक बचा है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद से दशमलव लगा के एक बचा है, 2 पचे 10, यानी इतना न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक में गॉस का प्रमेय पढ़ना है। तो इस चैप्टर का जो सबसे मुख्य टॉपिक था वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि किसी बंद पृष्ठ से, क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर कोई भी बंद पृष्ठ है तो इसके भीतर जितने भी आवेश होंगे उस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर विद्युत फ्लक्स का मान बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर Q आवेश है इसके भीतर तो जो फ्लक्स का मान होगा यानी जो फाई ई का मान होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, वह Q का 1/ε0 गुना के बराबर हो जाएगा। हो गया क्लियर। अगर इसमें बहुत सारे आवेश हैं, एक ही आवेश नहीं, बहुत सारे आवेश हैं, तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फाई इजकल टू, जैसे यहाँ पर एक Q1 है, इसी तरह से Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो इन सारे आवेशों के कारण जो फ्लक्स का मान होगा वो इन सभी के योगफल के बराबर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर Q1 है, Q1 को जोड़ देंगे, Q2 को जोड़ देंगे, इसी तरह से आगे भी बहुत सारे आवेश हैं तो Qn तक इसको जोड़ते जाएंगे और हम लोग को क्या कर देना है, ε0 से भाग दे देना है। या इसको अगर हम लोग सिंपल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फाई इजकल टू हो जाएगा यह सिग्मा Q/ε0। क्या हो जाएगा, सिग्मा Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फाई का मान होता है वो होता है होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के बराबर होता है। तो इसको अगर हम लोग फाई को यह लिखें तो ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इजकल टू Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। यही गॉस का प्रमेय है। क्लियर हो गया। एक बार फिर से परिभाषा में देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि जो बंद पृष्ठ होगा उसके बाहर अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी फ्लक्स इस पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जो फ्लक्स है वह, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, अगर ये किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है तो बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स का मान होगा वो हमेशा इसके भीतर उपस्थित आवेशों के 1/ε0 गुना के बराबर होता है।
अगर यहाँ पर आवेश है तो इसके कारण कोई फ्लक्स इससे नहीं गुजरेगा, जो फ्लक्स का मान होगा वह शून्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग निगमन करने वाले हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर क्यों होता है, यानी Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर कैसे हो जाता है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बंद पृष्ठ जैसा भी हो, जिस आकृति का भी हो, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कुल फ्लक्स का मान होगा वो हमेशा Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, भले से वह आकार नियमित हो अनियमित हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति जानने वाले हैं, इसका निगमन करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कोई एक अनियमित आकार का बंद पृष्ठ है। यह क्या है, अनियमित आकार का बंद पृष्ठ है, और इसके भीतर आवेश प्लस क्यू है। कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अल्पखंड मान लेंगे और मान लेते हैं कि इस अल्पखंड का क्षेत्रफल कितना है, ds है। और इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमेशा त्रिज्यता बाहर की तरफ होगी, और इसको मान लिया गया है कितना है कि यह वेक्टर E के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करने वाले हैं। कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, कुल फ्लक्स का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह फाई ई के बराबर सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो फाई ई होगा वो होता है होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको विस्तार करें तो हो जाएगा यह होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा। क्या हो गया, ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किसके बराबर होगी, तो ये हो जाता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर के यह बराबर होता है। अब इस मान को हम लोग रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा कितना, तब यहाँ पर जो फाई ई का मान होगा वो हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू, हाँ ई की जगह पर तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ई की जगह पर लिखने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर डी एस है तो डी एस लिख दिया गया, और इंटू कास थीटा है तो कास थीटा लिख देंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो जो भी पहले कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकाल लिया जाए, तो यहाँ पर फाई ई का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, और अंदर अभी बचा है होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर। लेकिन इसके पहले वाले में हम लोग जब घनकोण पढ़ रहे थे तो देखे थे कि डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर का मान क्या होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ हम जानते हैं कि जो डी ओमेगा होता है वह किसके बराबर होता है, यह होता है डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इस पूरे की जगह पर हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो जो फाई ई का मान होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और यहाँ पर होल इंटीग्रेशन यानी पूरे ओमेगा का अवकलन कर देना है, समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, पूरा होल इंटीग्रेशन करना है। अगर पूरे पृष्ठ के लिए हम लोग होल इंटीग्रेशन करें तो इस बिंदु पर जो टोटल कोण बनेगा चारों तरफ से जितने भी पृष्ठ, मतलब जो भी पृष्ठ इसको घेरा हुआ है, इसके सारे बिंदुओं को देखते हुए अगर हम लोग पूरा कोण ज्ञात कर लें तो जो यहाँ पर कोण बनेगा टोटल कोण कितना बनता है, 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 4 पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा 4 पाई के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग 4 पाई से 4 पाई को काट सकते हैं। तो जब 4 पाई को 4 पाई से काट देंगे तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब लिखा जाएगा कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान, ऊपर क्या बचा है, सिर्फ क्यू बचा है, और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, क्योंकि गॉस के प्रमेय में यही बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। अगर आवेश एक नहीं हो कई हो तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर फाई इक्वल टू फाई ई का मान लिख देंगे सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हो गया क्लियर। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए कि गॉस का प्रमेय न्यूटन के नियम से कैसे निगमित हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम न्यूटन का नियम क्यों बोले, क्योंकि जो यहाँ पर ई का मान ज्ञात किया गया है वह न्यूटन के नियम से ही ज्ञात किया गया था। इसलिए जो हम लोग डेरिवेशन किए हैं वह न्यूटन के नियम से गॉस के नियम को डिराइव किए हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे इसी पर एक सवाल दे दिया गया है कि किसी घन के केंद्र पर, कहाँ दिया गया है, किसी घन के केंद्र पर 8 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। संपूर्ण घन से तथा एक फ्लक्स से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, एक कोई घन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे। यहाँ पर एक घन दिया गया है और इसके केंद्र पर क्या करना है, हम लोग को घनाभ नहीं बनाना है, घन बनाना है। यहाँ पर कोई घन है और इसके केंद्र पर कोई आवेश है, उसका मान है 8 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गॉस के प्रमेय से फाई ई का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो भी आंकड़ा दिया गया पहले उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पर दे दिया गया है क्यू का मान 8 माइक्रोकूलाम। हाँ, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12
और इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। मात्रक कितना होगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी इस पूरे घन के पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है सबसे पहले हम लोग उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो फाई ई का मान होगा वो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान दे दिया गया 8 माइक्रोकुलाम। अब यदि हम लोग 8 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करें तो हो जाएगा यह 8 गुणे 10⁻6 कुलाम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो मान रखने के बाद से यहाँ पर आ रहा है क्यू का मान है 8 गुणे 10⁻6 और फिर नीचे कितना है 8.85 इंटू 10⁻12 है। अब यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर जो बचेगा वो हो जाएगा 8/8.85 और गुणे यहाँ पर 10⁻6 है और 10⁻12 नीचे से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10/6 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 में 8.85 से भाग दे देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेटर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को 8 में भाग देना है 8.85 से, 8 में भाग देना है 8.85 से भाग देना है। कितना आ रहा है, तो 0.90 कुछ आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे 0.9 लिख लेते हैं। हो गया क्लियर। क्या करना है, हम लोग को 0.9 लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻6 के बराबर होगा। और इसको हम लोग मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो दशमलव को एक अंक इधर करना पड़ेगा, और जब दशमलव को हम लोग एक अंक इधर करेंगे तो एक हम लोग को निगेटिव में पावर मिलेगा। और हो जाएगा यह कितना, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻5 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10/5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम के बराबर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या दिया गया था, क्यू दिया गया था, क्यू का मान है 8 गुणे 10⁻6 कुलाम। एप्सिलॉन नॉट का मान इतना है, तो अगर हम लोग को फाई का मान ज्ञात करना है, कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, क्यू में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे। किस नियम के अनुसार, तो गॉस के नियम के अनुसार। ये सब भाग देने के बाद से हम लोग को मिला है 9 गुणे 10/5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम के बराबर हम लोग को आंसर प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम लोग को सिर्फ एक फ्लक्स से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो घन के फ्लक्स जो फलक होते हैं वह 6 होते हैं, यानी जो भी यहाँ पर फ्लक्स निकलेगा वह 6 भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फ्लक्स अगर मान ज्ञात करना है, अगर एक फ्लक्स से मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आंसर मिला था उसका 6वां भाग ज्ञात कर लेंगे, यानी 6 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स, एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसका मान क्या है, इसको मान लेते हैं यह फाई ई डैश के बराबर है। तब अब क्या करना है, जो फाई ई मिला था उसमें हम लोग को 6 से भाग दे देना है, क्योंकि 6 फ्लक्स होते हैं और जितना भी फ्लक्स निकला होगा सभी में बराबर बराबर बटा होगा, तो 6 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 9 गुणे 10/5 और बट्टा 6। तो अगर भाग देना है तो कितनी बार में जाएगा, ये हो जाएगा, अगर 6 से हम लोग भाग देते हैं तो हो जाएगा एक बार में जाएगा पहले, उसके बाद से 3 बचा, उसको दशमलव लगा के 30 बना देंगे तो 6×5 = 30, यानी 1.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम के बराबर होगा यह। हो गया क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है। हाँ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो गॉस का प्रमेय पढ़े हैं उसके हेल्प से, उसका अनुप्रयोग करके विभिन्न आकृतियों के लिए हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे और उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। क्या करेंगे, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो मान लेते हैं यह जो चालक है उसमें रेखीय रूप से आवेश वितरित है, यहाँ पर रेखीय रूप से आवेश वितरित है। तो अगर हम लोग को इसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक गॉसियन पृष्ठ से घेरेंगे। तो अगर कोई रेखीय आवेश हो तो उसको हम लोग बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ घेरते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ घेरने से फायदा ये होता है कि जो इसका वक्र पृष्ठ होता है उसका प्रत्येक बिंदु इस अक्ष के, यानी जो यहाँ पर जो तार दिखाई दे रहा है, जो चालक दिखाई दे रहा है, इसके बराबर होता है, मतलब समान दूरी पर स्थित होते हैं। और जब समान दूरी पर स्थित होंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी समान होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 प्रकार के पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है वक्र, ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है यह वक्र पृष्ठ है, गोली है, लेकिन जो यह वाला पृष्ठ है वह समतल पृष्ठ है। तो इन दोनों पृष्ठों के कारण हम लोग क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करके जोड़ देना है। तो जो गॉसियन पृष्ठ लिया गया है, मान लेते हैं उसकी त्रिज्या r है, क्योंकि हम लोग को बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि r दूरी पर स्थित है। तो क्या करेंगे, एक ऐसा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसकी त्रिज्या r होगी और बिंदु P से होकर जाएगा और इसकी लंबाई l होगी, यानी जो बेलनाकार पृष्ठ है उसकी लंबाई l है, जो त्रिज्या है वह r है और यह बिंदु P से ही होकर जाता है। हो गया क्लियर। अब यदि इस पूरे तार का जो लंबा तार है, अनंत लंबाई का जो रेखीय आवेश है, अगर उसका रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा हो तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा
क्यू अपान यल के बराबर होगा। इसके भीतर जो भी आवेश है वो हम लोग क्या मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं, तो लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू अपान यल के बराबर। अब यदि हम लोग को क्यू का मान लिखना हो, क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा लेमडा इंटू यल, यानी क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू यल। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों पृष्ठ दिख रहे हैं, इन दोनों पृष्ठों के कारण हम लोग को तीव्रता ज्ञात फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है उसके लिए अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए तो यह इसके लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है। और जब पृष्ठ के लंबवत है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ के लंबवत ही होती है, तो दोनों की दिशा सेम होगी। और जब दोनों की दिशा सेम होगी तो यहाँ पर हम लोग थीटा का मान 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ के द्वारा निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग दर्शाएंगे फाई, और यहाँ पर सी लिख देते हैं, करों के लिए सी लिखा जाएगा। तो फाई सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का होल इंटीग्रेशन। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का होल इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को फाई सी का मान ज्ञात हो जाएगा। हो गया क्लियर। जैसे अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फाई सी बराबर हो जाएगा, फाई सी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू, और यहाँ पर कोण कितना है, कोण यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कास 0, या फाई इक्वल टू हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर कास 0 का मान कितना है, कास 0 का मान हो गया है 1, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा ई इंटू डी एस, और कास 0 का मान 1 हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ई का मान है वह नियत है, और नियत होने के कारण इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे तो फाई का मान कितना हो जाएगा, ये फाई का मान हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और जानते हैं कि अगर पूरा इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, और बेलन के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एच नहीं लिए हैं, जो लंबाई है उसको हम लोग यल माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ 2 पाई आर एल होगा, क्या होगा यहाँ पर 2 पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब उसके बाद से हम लोग, हाँ यहाँ पर हम लोग को ई नहीं लिखना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हर जगह हम लोग सी लिखने वाले हैं, यहाँ पर भी गलती से ई लिखा गया है, तो हर जगह हम लोग क्या करेंगे, सी लिखेंगे। यहाँ पर भी सी हो जाएगा, यहाँ पर भी सी हो जाएगा, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी, क्योंकि हम लोग कर्व्ड सरफेस के लिए विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोग को अगर समतल पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, समतल पृष्ठ के लिए अगर फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो तब हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे फाई, और यहाँ पर क्या है प्लेन है, तो प्लेन के लिए पी लिख देते हैं, और यहाँ पर फाई पी का मान हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ, या हाँ होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई और डॉट यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर डी एस। इसका भी विस्तार करेंगे तो हो जाएगा यह होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर है, लेकिन जो पृष्ठ का दिशा है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा हमेशा इसके लंबवत होती है, तो इधर हो जाएगी, और इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, इनके बीच का कोण हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कास 90 अंश लिखेंगे, और कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0 होता है, और जब 0 से इन सब में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग के पास 0 ही मिलेगा, यानी 5p का मान हो जाएगा 0। अब यदि हम लोग को कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, हम लोग दोनों अलग अलग पृष्ठों से फ्लक्स का मान ज्ञात कर चुके हैं, अगर हमको कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी अगर हम लोग को फाई ई का मान लिखना हो तो हो जाएगा यह, इसको जोड़ देंगे यानी फाई सी को जोड़ देंगे, और फिर फाई पी को भी जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया जाए। फाई सी का मान कितना है, तो ये है ई इंटू 2 पाई आर एल के बराबर, और यहाँ पर जो फाई पी का मान है वह 0 के बराबर है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल मिलेगा। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। एक मिनट, इसको समीकरण नंबर 2 बनाया जाए, और जो ऊपर हम लोग लिखे थे, ऊपर क्या लिखा गया था, जो क्यू का मान हम लोग लिखे थे उसको समीकरण नंबर 1 बनाया गया था। क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग याद कर लिए कि जो कुल फ्लक्स का मान होगा वह कितना होगा, लेकिन अगर हम लोग गास के प्रमेय से जानते हैं, अगर हम लोग गास का प्रमेय का प्रयोग कर दें तो उससे हम लोग क्या जानते हैं, उससे हम लोग जानते हैं गास के प्रमेय से कि जो फाई का मान होता है वह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गास के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई का मान कितना होगा, फाई ई का मान हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन समीकरण 1 से हम लोग क्या जानते हैं, समीकरण 1 से हम लोग देखे थे समीकरण 1 में कि जो क्यू का मान होता है वह लेमडा इंटू यल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से लिखा गया है, ये लिखा गया है समीकरण नंबर 1 से।
अब यदि हम लोग समीकरण 1 और 2 और 3 की तुलना कर दें, यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है, दोनों ही विधियों से हम लोग इस बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स का मान ज्ञात किए हैं, तो दोनों का ही मान बराबर होना चाहिए। तो अगर समीकरण 2 और किसकी तुलना कर दें, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। अगर हम लोग समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देंगे तब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 से हम लोग को क्या मिला था फ्लक्स का मान, समीकरण 2 से मिला था E इंटू 2πr/L, और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर फाई का मान मिला है λL अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम लोग 2πr/L को उधर भेज दें तो E का मान क्या मिलेगा, E का मान हो जाएगा λL अपान एप्सिलॉन नॉट 2πr/L। यहाँ पर L से L कैंसिल हो गया और जो E का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2λ अपान r। यहाँ पर 2 क्यों लिखना पड़ा है, क्योंकि नीचे हम लोग के पास 2 ही बचा था, 2 ही बचा था। लेकिन अगर हम लोग पूरा 1/4πε0 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 4 कटेगा और फिर से 2 ही बचेगा। हो गया क्लियर। तो इस तरह से हम लोग किसी अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में हाँ, इसमें सबसे पहले हम लोग यह देख लेंगे कि जो ER वक्र होता है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वह कैसे बदलता है। तभी हम लोग देखे थे कि जो E का मान होता है वह होता है 1/4πε0 और 2λ अपान r के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 1/4πε0 है वो भी कांस्टेंट है, जो 2 है वो भी कांस्टेंट है, और जो लैम्डा रहता है जो उसका रेखीय आवेश घनत्व होता है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर हम दूरी की बात करें कि दूरी के अनुसार कैसे बदलता है, तो ये हो जाता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r के बराबर। और जब भी कोई फंक्शन 1/r के प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ ऐसे खींचा जाता है, यानी जब r का मान 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत मानी जाएगी, और इसी तरह से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मानी जाएगी। यानी जब r का मान 0 है तो E का मान अनंत होगा, और जब E का मान अनंत है तो r का मान 0 होगा। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया है, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई चादर है जिसका विस्तार अनंत तक है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको मान लिया जाए वह सिग्मा के बराबर है। किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो इसको चूंकि यह अनंत तक फैला हुआ है तो इस पूरे भाग को हम लोग घेर नहीं सकते गॉसियन पृष्ठ से, तो क्या करेंगे, एक छोटे से भाग को ही घेरेंगे, और छोटे भाग को क्या करेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से घेरा जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से घेरा गया है। अब यहाँ पर जो बेलनाकार पृष्ठ है उसके भी दो भाग हैं, एक है वक्रीय और दूसरा है समतल। तो यहाँ पर जो वक्री पृष्ठ होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा अल्पखंड ले लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, E का मान इधर है, और जबकि जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा ऊपर की तरफ है, यानी इनके बीच का भी कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और 90 अंश होने के कारण जो वक्र पृष्ठ है इसके द्वारा इससे निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा वह 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो समतल पृष्ठ है उसके कारण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो फाई E का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूले में क्या पढ़ा गया था, यह E इंटू यस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, E इंटू यस के बराबर होगा। अब यदि हम लोग इस पृष्ठ को देखें तो जो पृष्ठ इधर है वही पृष्ठ इधर भी है, तो हम लोग डबल कर सकते हैं। तो जब इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा यह 2 इंटू यस के बराबर होगा। यहाँ पर काश थीटा से गुणा इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि लंबवत ही है, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत है। जब पृष्ठ के लंबवत होता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा कि अगर पृष्ठ के लंबवत है तो जो पृष्ठ की जो दिशा होगी, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत मानी जाती है, तो इसकी और इसकी इन दोनों की दिशा सेम है, और सेम होने के कारण इनके बीच का कोण 0 होगा, और काश 0 का मान 1 होता है। चलिए एक बार लिख देते हैं, उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। कितना हो जाएगा, काश 0 के बराबर होगा। काश 0 का मान 1 होगा तो यहाँ पर फाई E का मान मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू E इंटू यस के बराबर होगा। 2 क्यों लिया गया है, क्योंकि वही पृष्ठ इधर भी है, वही पृष्ठ इधर भी, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, और दोनों को मिला देंगे तो डबल हो जाएगा। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। क्या बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। इस तरह से हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिए। लेकिन हम लोग गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से हम लोग पढ़े थे कि जो फाई का मान होगा वो हो जाता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फाई का मान कितना हो जाएगा, यह Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा का मान जो होता है वह Q अपान यस के बराबर होता है, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग Q का मान ज्ञात करें तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू यस, यानी अब यहाँ पर हम लोग Q के स्थान पर क्या लिखेंगे, Q के स्थान पर लिखा जाएगा फाई E इक्वल टू सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 2। अब अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें
तो दोनों तरफ जो यहाँ पर बायां पक्ष है दोनों में समान है, यहाँ पर भी फाई है और यहाँ पर भी फाई है। तो हम लोग तुलना करेंगे तो जो दायां पक्ष होगा वो भी बराबर होगा, अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर जो दायां पक्ष था वो हो जाएगा 2E और यहाँ पर जो दायां पक्ष है वो हो जाएगा सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सबसे पहले तो हम यस को यस से काट देंगे और जो ई का मान होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 को जब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा यह 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितना हो जाएगा यह 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ई का मान मिल गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, अब इसका भी वक्र देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसमें आर आ ही नहीं रहा है, जो हम लोग अभी सूत्र देखे थे ई का उसमें आ रहा था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर आर का मान नहीं है, इस सूत्र में आर नहीं आ रहा है, यानी आर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आर पर निर्भर करता ही नहीं है। तो अगर हम लोग इसका वक्र खींचे तो वक्र कैसा मिलेगा, वक्र हमेशा जो आर अक्ष है उसके समांतर होगा, यानी हम लोग आर बढ़ा रहे हैं लेकिन जो क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान न तो घट रहा है न ही बढ़ रहा है। हो गया क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे दिया अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब प्लेट तो एक ही है लेकिन यह क्या है, चालक है, और चालक होने के कारण क्या होगा, जितने भी आवेश इसके भीतर होंगे सभी पृष्ठ पर आ जाते हैं। जैसे कुछ आवेश इस पृष्ठ पर आ जाएंगे तो कुछ आवेश इस पृष्ठ पर आ जाएंगे और बीच में कोई आवेश नहीं होगा, जिसके कारण ऐसा लगेगा कि यहाँ पर दो कुचालक प्लेटें हैं। एक प्लेट है उसका नाम दे दिया जाए, यह पहला प्लेट है, इसको प्लेट फर्स्ट बोलेंगे और इसको प्लेट सेकेंड बोलेंगे, और दोनों का ही जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग को चालक के भीतर तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लेट 1 की बात करें तो प्लेट 1 के कारण या पृष्ठ 1 बोल सकते हैं, पृष्ठ 1 के कारण यानी जो फर्स्ट पृष्ठ है उसके कारण जो तीव्रता होगी उसको मान लेते हैं E1, और E1 का मान कितना होगा, क्योंकि ये जो अनंत विस्तार का एक कुचालक चादर बन रहा है और इसलिए इसका मान हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसी तरह से पृष्ठ 2 के कारण जो तीव्रता होगी उसको भी लिख सकते हैं, पृष्ठ सेकेंड के कारण इसकी तीव्रता को हम मान लेते हैं E2 है, और E2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका मान वही होगा क्योंकि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है दोनों के लिए समान ही है, तो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अगर हम लोग इसके भीतर बात कर रहे हैं यानी अगर चालक के भीतर हम लोग को तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी, यानी यह E1 का मान इधर है, और इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी। क्यों इधर होगी, क्योंकि जो धनावेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, और यह हो गया आपका E2। तो E1 और E2 की दिशा विपरीत है। अगर हम लोग को अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो यानी परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा परिणामी तीव्रता ई का मान हो जाएगा दोनों के अंतर के बराबर। अंतर के बराबर क्यों ले रहा है, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा इधर है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा E1 माइनस E2, दोनों का मान रख दिया जाए तो E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी यही है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही सेम है, ये दोनों व्यंजक सेम है, तो अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो घटाने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और ये हो जाएगा E इक्वल टू जीरो, यानी कोई भी चालक चादर हो कितना भी उसको आवेशित कर दिया जाए लेकिन उसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह जीरो के ही बराबर होती है, यानी भीतर कोई क्षेत्र नहीं होगा इसमें। हो गया क्लियर। चलिए अब इसके बाहर देखते हैं। तो अगर हम लोग को बाहर देखना है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस पर हम लोग को तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा इधर होगी, ये मान लीजिए E1 हो गया, और इसके कारण भी जो तीव्रता होगी इसकी भी दिशा इधर ही होगी, क्योंकि हमेशा क्षेत्र आवेश से दूर होता है, यानी अगर धनावेश है तो हमेशा यह दूर की तरफ इसकी दिशा होती है, क्षेत्र की दिशा। तो E2 का मान भी E2 की दिशा भी वही होगी जो E1 की है। अब यहाँ पर अगर हम लोग को परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी हो तो परिणामी तीव्रता कितना लिखेंगे, परिणामी तीव्रता ई का मान हो जाएगा E1 प्लस E2 के बराबर होगा। इस बार पहले क्या हुआ था, E1 माइनस E2 के बराबर हुआ था, लेकिन इस बार क्या होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। तो E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर E2 का मान भी हम लोग को क्या मिला था, ये भी मिला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही मिला था। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ देंगे और अंश को लिखा जाएगा 2 सिग्मा, यहाँ पर दोनों सिग्मा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ई का मान क्या मिलेगा, ई का मान हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चलिए यह भी क्लियर हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग को चालक के बाहर देखना हो तो तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, लेकिन अगर अंदर देखा जाए तो अंदर तीव्रता हमेशा शून्य होती है। हो गया ना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हम लोग को याद करना है, समान पृष्ठ
घनत्व के धन तथा ऋण आवेश समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चालक के भीतर देखेंगे। तो दोनों प्लेटों के कारण जो तीव्रता थी, यहाँ पर दो प्लेट हैं और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लिया जाए कि सिग्मा है, और चूंकि यह धनावेशित है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और इसका जो आवेश घनत्व है वह मान लिया जाए कि यह भी सिग्मा ही है। दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है दोनों समान है, लेकिन बस अंतर यह है कि यह पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि यह माइनस सिग्मा है। इसको प्लेट फर्स्ट मान लिया जाए और इसको प्लेट सेकेंड मान लिया जाए। तो प्लेट फर्स्ट के कारण तीव्रता कितनी होगी, इसको मान लेते हैं कि यह E1 है, और E1 का मान जानते हैं कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। उसी तरह से फिर प्लेट सेकेंड के कारण जो तीव्रता होगी उसको मान लेते हैं E2 है, और E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम लोग को परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो E का मान कितने के बराबर होगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, चालक के भीतर ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिंदु P ले लिया जाए, P यह क्या है, बिंदु P है। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से दूर होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यह क्या था, यह E1 था। अगर हम इसकी बात करें तो इसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वह भी इधर ही होगी, क्योंकि ऋणावेश इधर है और जो तीव्रता होती है हमेशा ऋणावेश की ओर होती है। जो क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा ऋणावेश की ओर होगी, लेकिन धनावेश से दूर होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही एक ही दिशा में है, यानी अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के बराबर। यहाँ पर E क्या है, E परिणामी तीव्रता है, और परिणामी तीव्रता यहाँ पर हम लोग जोड़कर ज्ञात करेंगे। E1 का मान कितना मिला था, E1 का मान मिला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान कितना है, E2 का मान है सिग्मा अपान, ये भी उतना ही है 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और E का मान जो मिलेगा वो हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। चलिए और हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे चालक के बाहर। अब यहाँ पर जो प्लेटें थी उसके भीतर तो हम लोग देख चुके हैं, अब प्लेटों के बाहर देखना है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर हम लोग को तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो अगर प्लस के द्वारा देखा जाए, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। अगर हम लोग फर्स्ट प्लेट के द्वारा देखें तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा हो जाएगी इधर, क्योंकि धनावेश से दूर दिशा होगी इसकी। इसको मान लेते हैं E1 है, और इसके कारण जो तीव्रता होगी वह ऋणावेश की ओर होगी, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। इसको मान लेते हैं E2। अब यहाँ पर अगर हम लोग को परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी हो तो किसके बराबर होगा, यह दोनों ही तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा, यानी E1 माइनस E2 के बराबर हो जाएगा। E1 का मान कितना है, E1 का मान हम लोग ज्ञात किए थे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, माइनस E2 का मान कितना है, तो यह सिग्मा अपान यह भी 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही है। अब यहाँ पर जो E का मान होगा वह इन दोनों के कटने की वजह से दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत है, इसलिए इनका अंतर जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो परिणामी तीव्रता कितनी मिली है, परिणामी तीव्रता मिली है 0 के बराबर। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे हम लोग को देखना है कि समान रूप से आवेशित गोली कोष या ठोस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे एक ही साथ, ये गोली कोष भी लिखा गया है या ठोस चालक भी लिखा गया है। तो जो गोली कोष होता है भीतर से खोखला होता है, यानी भीतर न तो कोई पदार्थ होगा और न ही कोई आवेश होगा। लेकिन अगर हम लोग ठोस चालक की बात करें तो ठोस चालक में भीतर पदार्थ तो होगा लेकिन कोई आवेश नहीं होगा। आवेश क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग किसी चालक को आवेशित करते हैं तो जितने भी आवेश होते हैं अपने एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और सभी पृष्ठ पर आ जाते हैं, यानी अंदर कोई नहीं बचता है। तो जो गोली कोष होगा और जो ठोस चालक होगा दोनों ही समान रूप से व्यवहार करेंगे, उनका डेरिवेशन समान होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले किसके लिए, गोली कोष के लिए, और इसी के साथ हम लोग समझते रहेंगे कि यह ठोस चालक भी है। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो यहाँ पर गोली कोष है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या R के बराबर है। किसके बराबर है, R के बराबर है। और इस पर जो आवेश है, जो टोटल आवेश है वह प्लस Q के बराबर है, जो कि एक समान रूप से वितरित है। अब अगर हम लोग को बिंदु P पर, बिंदु P कहाँ पर है, बिंदु P जो है वह केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। कहाँ पर है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो बिंदु P पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ घेरेंगे, और एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ होगा जो कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। और ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ से इसको घेरना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु P से जो O की दूरी R है इतनी त्रिज्या लेकर और O को केंद्र मानकर, यहाँ पर जो O है वो क्या है, केंद्र है, O को केंद्र मानकर हम लोग क्या कर देंगे, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। कैसा खींचेंगे, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इस बिंदु पर जो गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E के बराबर होगी। अगर हम लोग बिंदु P की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक अल्पखंड लेंगे। यह क्या है, एक अल्पखंड है, पूरा अभी क्षेत्रफल नहीं लिया गया है, थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया गया है। और मान लेते हैं उसका जो परिमाण है वह ds है और दिशा
लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है। तो जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी भी दिशा पृष्ठ के लंबवत ही है, तो दोनों की दिशा सेम होगी, यानी इनके बीच का कोण 0 होगा। तो अगर हम लोग को फाई का मान ज्ञात करना हो, पूरा हम लोग को फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, तब क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कास 0 के बराबर होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कास थीटा लिख लेंगे, उसके बाद से सबका मान रखेंगे एक करके। तो ई का मान तो हम लोग को ज्ञात ही नहीं है और ये कांस्टेंट है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जब हम लोग गोली लेते हैं और इस गोली को उसके संकेंद्री होता है तो यह हमेशा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है, और समान दूरी पर स्थित होने के कारण इस पृष्ठ से भी, जो गोली कोष का पृष्ठ था उससे भी समान दूरी पर स्थित होगा, और जब समान दूरी पर स्थित होगा तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी, और जब समान है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक नियत राशि मानेंगे, और नियत राशि होने के कारण ई को हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और कास थीटा है तो थीटा का स्थान पर क्या लिखने वाले हैं, 0 लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हो गया कास 0। कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये हम जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन कर दें, अगर यस के सापेक्ष हम लोग पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग याद कर लिए फ्लक्स का मान, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया हम लोग जो फ्लक्स की परिभाषा थी उससे हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात किए हैं। लेकिन अगर हम लोग गॉस का प्रमेय देखें तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस के प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, गॉस के प्रमेय से जो फाई ई का मान होता है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितना होगा, फाई का मान हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में भी हम लोग फाई का मान ज्ञात किए थे, समीकरण 2 में भी फाई का मान ज्ञात किए हैं, दोनों ही स्थिति में ये दोनों मान बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम लोग तुलना करें तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर राइट हैंड साइड होगा वो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या अगर हम लोग 75 कर दें तो ई इजकल टू हो जाएगा, जो इधर ऊपर है सभी नीचे हो जाएंगे, और हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई था तो 4 पाई नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से नीचे था तो इसको भी हम लोग इसके साथ ही लगा देंगे, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद से यहाँ पर ऊपर दिया गया है क्यू, कितना है, क्यू है, और इधर से जब आर स्क्वायर आएगा तो यह अपान में नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। और ये सूत्र हम लोग बिंदु आवेश के लिए भी ज्ञात किए थे, यानी अगर कोई गोली कोष है और गोली कोष के बाहर हम लोग को तीव्रता ज्ञात करनी हो तो यह एक बिंदु आवेश की तरह ही व्यवहार करेगा, और यह माना जा सकता है कि जो बिंदु आवेश है वह इसके केंद्र पर स्थित है। हो गया क्लियर, यानी बिंदु आवेश के लिए भी वही फार्मूला है, और गोली कोष के लिए भी वही फार्मूला है, और ठोस चालक के लिए भी सेम वही फार्मूला है, अगर बिंदु कोष के या ठोस चालक के बाहर हो तब। हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं गोली कोष के पृष्ठ पर जो तीव्रता होगी वो कितने के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर का मान ले लेंगे कैपिटल आर। अगर कोष की त्रिज्या आर हो, कैपिटल आर हो, तो जो दूरी होगी यहाँ से लेकर केंद्र तक की वह स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही बराबर हो जाएंगे, और तब ई का मान कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्यू रहेगा, नीचे जो स्मॉल आर स्क्वायर होता था वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग को गोलीय पृष्ठ पर ही ज्ञात करना हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वह 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब हम लोग याद करेंगे कि गोली कोष के भीतर इसकी तीव्रता कितनी होती है। तो इस बार जो गोली कोष है वह यह है, और इसके भीतर किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, केंद्र जो केंद्र O है उसको केंद्र मानकर और R त्रिज्या का एक ऐसा गोली गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जा रहा होगा, और इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि कोई अल्पखंड है, अल्प पृष्ठ है ds, इसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होगी, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी भी दिशा लंबवत बाहर की तरफ ही होगी, यानी त्रिज्य की दिशा में होगी, त्रिज्य सदिश की दिशा में होगी। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फाई का मान ज्ञात करें तो फाई ई का मान हो जाएगा, सीधे सीधे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ई इंटू कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कास 0 के बराबर, ये हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कास 0, या फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू कास 0 का मान 1 होगा, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अगर हम लोग पूरा समाकलन कर दे पूरे क्षेत्रफल के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए, तो पूरे गोले का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। हाँ, अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग गॉस के प्रमेय से फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। गॉस के प्रमेय से फ्लक्स का मान कितना होता है, यह होता है फाई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन जो हम लोग यह नियम लगाते हैं तो जो आवेश होता है वो किसके भीतर होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है। बाहर तो आवेश है लेकिन गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्यू का मान क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। और जब जीरो रखेंगे तो यह फाई ई का मान हो जाएगा जीरो के बराबर। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दे तो दोनों ही किसके मान है, फाई ई के मान ही है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम तुलना कर दें तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू जीरो। अब यदि हम लोग पक्षांतर करके इसको उधर भी लेकर जाएंगे तब भी यह कितना हो जाएगा, जीरो में अगर 4 पाई आर स्क्वायर से भाग देंगे तो भी जीरो ही आएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब अगर कोई गोली कोष हो या कोई ठोस गोली चालक हो तो उसके भीतर हमेशा तीव्रता का मान शून्य होता है, क्योंकि भीतर कोई आवेश नहीं होता है। अगर गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य मानी जाती है, शून्य होती है। हो गया क्लियर। चलिए और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यह देखने वाले हैं कि जो ई आर वक्र है वह कैसा बनेगा गोली कोष के कारण। ई आर वक्र देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि जब तक आर का मान, 2 पॉइंट बनाएंगे हम लोग, 3 पॉइंट बना लेंगे। जब आर का मान कैपिटल आर से अधिक है, स्मॉल आर क्या है, वह केंद्र से बिंदु पी की दूरी है। तो अगर यह दूरी त्रिज्या से अधिक है, उसके लिए हम लोग क्या देखे थे, उसके लिए देखे थे ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r² के बराबर। यानी जब तक स्मॉल आर का मान इस कैपिटल आर से अधिक है तब तक यह इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² के बराबर हो गया। यानी जितना ही हम लोग दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी घटता जाएगा। जब आर बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता घटेगी। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखे थे कि जब आर का मान आर के बराबर था उस समय क्या होता था, क्योंकि आर क्या कांस्टेंट है, क्योंकि जो गोली कोष है उसकी त्रिज्या न तो घट रही ना तो बढ़ रही, कांस्टेंट है। तो आर पर हम लोग सीधे ई का मान कितना लिख सकते हैं, ई का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग आर का मान अगर कैपिटल आर रखें तो यहाँ पर मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम लोग गोली को उसके भीतर गए थे, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा है, तो जब हम लोग गोली कोष से भीतर थे तो स्मॉल आर जो था वो कैपिटल आर से छोटा था, और उस समय जो हम लोग को ई का मान मिला था वो किसके बराबर था, वह जीरो के बराबर था। और जीरो के बराबर होने के कारण जो ग्राफ होगा, जब तक केंद्र से हम लोग पृष्ठ से बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जीरो के बराबर रहेगी। और जो ही आर का मान कैपिटल आर के बराबर होगा, तीव्रता सीधे कहाँ पर पहुंच जाएगी, तीव्रता पहुंच जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर। उसके बाद से ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाएगी त्यों त्यों तीव्रता का मान घटता जाएगा, ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाएगी त्यों त्यों तीव्रता का मान घटता जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, आगे क्या दिया गया है कि समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए, क्योंकि अगर हम लोग को बाहर बिंदु पी के लिए तीव्रता ज्ञात करनी हो तो यह तीव्रता वही होगी जो गोली कोष के लिए मिली थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, गोली गॉसियन पृष्ठ खींचना है, और यहाँ पर भी आर त्रिज्या का एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और इस पर भी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई का मान कितना हो जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं, ई का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। यह डेरिवेशन एकदम सेम टू सेम वही है जो गोली कोष के लिए, इसलिए इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। चलिए उसके बाद से अगर हम लोग पृष्ठ की भी बात करें तो पृष्ठ के लिए भी एकदम सेम वही डेरिवेशन होगा, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर होगा। हो गया क्लियर। लेकिन अगर हम लोग भीतर जाएँ, यानी इस ठोस कुचालक के भीतर जाएँ, तो यहाँ पर डेरिवेशन अंतर आने वाला है, इसमें अब डेरिवेशन बदलने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो हम डेरिवेशन देखे थे उसमें इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होता था, लेकिन इस बार इस गोली पृष्ठ के भीतर भी आवेश है। इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर हम लोग को भीतर तीव्रता ज्ञात करनी है तो ओ को केंद्र मानकर, यानी जो ठोस गोला है, जो कुचालक गोला है, उसके केंद्र को ही केंद्र मानकर और आर दूरी का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और यह गॉसियन पृष्ठ बिंदु पी से होकर जाएगा। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि जो अल्पखंड है उसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, और इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ ही होगी। तो यहाँ पर हम लोग अगर फ्लक्स का मान ज्ञात करें तो फ्लक्स का मान हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू, और ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ds, और कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी फाई ई का मान होगा ई इंटू, और ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ds के बराबर,
और अगर हम लोग पूरे का इंटीग्रेशन कर दें, पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर दें, तो यह गोले के पृष्ठ के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू 4πr² के बराबर हो गया। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर यह किसका मान है? यह है फाई ई का मान। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से हम देख लेते हैं कि फाई का मान कितना होगा। तो गॉस के प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? यह फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि टोटल आवेश तो हम लोग को पता है, टोटल आवेश है कैपिटल क्यू मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मानेंगे? कैपिटल क्यू मानेंगे। जो पूरा ठोस गोला था उस पर जो आवेश है उसको मान लेते हैं यह कैपिटल क्यू के बराबर है। लेकिन भीतर कितना आवेश है ये हम लोग को नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इसका आयतनीय आवेश घनत्व है वह किसके बराबर है। तो आयतनीय आवेश घनत्व को क्या मान लिया जाए? रो मान लिया जाए। यहाँ पर हम क्या मानेंगे? आयतनीय आवेश घनत्व को मान लेंगे रो, और रो बराबर हो जाएगा कुल आवेश बट्टा कुल आयतन। कुल आयतन इसका कितना होगा? पूरे गोले के लिए जो आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम लोग को इसके भीतर का आवेश ज्ञात करना हो, यानी जो अंदर गॉसियन पृष्ठ है इसके भीतर आवेश ज्ञात करना हो, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखते रहें गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश। गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश। तो अगर हम लोग को भीतर आवेश ज्ञात करना हो तो हम लोग जानते हैं जो आवेश होता है वह आयतनीय आवेश घनत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू, और जो इसका आयतन होगा उसके बराबर होगा, उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 और पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। हो गया क्लियर? किसके बराबर है? क्यू इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। अब क्या करेंगे? जो यहाँ पर हम लोग पहले रो का मान ज्ञात किए थे ऊपर, वह मान यहाँ पर ला रख देंगे। तो क्यू का मान हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, यहाँ पर क्या लिखना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। यहाँ पर क्या है? पाई, और इंटू हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब के बराबर। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा है? यहाँ पर बचा स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। इस मान को हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। रखा जाए समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में क्या देखे थे हम लोग? यहाँ पर लिखा गया था फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल क्यू का मान रख देंगे, और स्मॉल क्यू का मान रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले? फ्लक्स का मान ज्ञात करने वाले हैं ना। तो फाई का मान कितना हो जाएगा? फाई का मान हो जाएगा, स्मॉल क्यू का मान यहाँ से रख देंगे कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, और अपान ये था एप्सिलॉन नॉट। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ पर था? समीकरण 1 में भी हम लोग क्या किए थे? फाई का मान ज्ञात किए थे, यानी कुल फ्लक्स का मान ज्ञात किए थे। और समीकरण 3 में भी हम लोग फाई ई का ही मान ज्ञात किए हैं। तो अगर इन दोनों की तुलना कर दी जाए तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या बनेगा? तो उसमें जो दायां पक्ष था, जो राइट हैंड साइड था, उसमें था ई इंटू 4πr²। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसमें है क्यू इंटू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब और अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब ई का मान हम लोग को क्या मिलेगा? ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या हो गया? 1/4 और ये वाला एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद से यहाँ पर पहले से था आर क्यूब, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा अभी r², और यहाँ पर पहले से आर क्यूब था तो हो गया आर क्यूब। हो गया क्लियर? अगर हम लोग r² से आर क्यूब को काटेंगे तो सिर्फ एक r बचेगा। हाँ, यहाँ पर अभी आवेश भी छूटा है, यहाँ पर जो कैपिटल क्यू था उसको भी लिखना बाकी है। तो ई इक्वल टू कितना होगा? ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर क्यूब के बराबर होगा। तो जो हम लोग गोली कोस का डेरिवेशन देखे थे उसमें और इसमें सिर्फ जो भीतर वाला पॉइंट है उसी में अंतर है। बाहर के लिए और पृष्ठ के लिए दोनों डेरिवेशन सेम है, दोनों फार्मूले भी सेम है। हो गया क्लियर? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ई का मान है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यह ई का मान दूरी के अनुक्रमानुपाती है, जितना ही दूरी बढ़ती जाएगी केंद्र से उतना ही ई का मान भी बढ़ता जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ में क्या देखे थे? इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट देखे थे। पहला में क्या था? जब आर का मान कैपिटल आर से अधिक था तो उस समय ई का मान क्या मिला था? ई का मान मिला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r²। यहाँ से हम लोग को मिलेगा ई प्रोपोर्शनल टू
ई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r² के बराबर होगा। दूसरे पॉइंट में सीधे हम लोग ई का मान लिख देंगे 1/4πε0 और Q/r²। लेकिन तीसरा पॉइंट में क्या हुआ था, तीसरे पॉइंट में जब आर का मान इस कैपिटल आर से छोटा हो, यानी अगर गोली कोष के भीतर, गोली कोष नहीं था यहाँ पर, क्या था, ये ठोस कुचालक गोला था। अगर वो ठोस कुचालक गोले के भीतर की बात करें तो यहाँ पर मिला था E = 1/4πε0, यहाँ पर था Q, कैपिटल Q लिख दे रहे हैं, इंटू R/R³। अगर इन सबको छोड़ दिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो जो E होगा वह हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू R के। यानी जब तक हम लोग गोली कोष के भीतर हैं, जब तक हम लोग गोली कोष के भीतर यानी जब तक आर का मान कैपिटल आर से छोटा है, तब तक यह ई के प्रोपोर्शनल होगा। और जब ई के प्रोपोर्शनल होगा तो ओ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्राफ मिलेगा वह रेखी होगा। ये थोड़ा सा वक्री दिख रहा है, लेकिन यह वक्री नहीं होगा, एकदम ये सीधी रेखा बनेगी ऐसे। हो गया क्लियर। लेकिन जो ही हम लोग पृष्ठ पर पहुँचेंगे, पृष्ठ पर पहुँचेंगे तो ई का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² के बराबर होगा। और जब हम लोग बाहर चले जाएंगे, यानी जब दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक होगी, उसके लिए जो ई का मान होगा वह r² के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी ई जो होगा वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और तब ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी जब हम लोग आर का मान बढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों ई का मान यानी क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि यदि एक आवेशित अचालक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा इसमें स्थित आवेश का मान 4 × 10⁻⁹ कूलाम है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई के मान के लिए पृष्ठ वाला जो फार्मूला देखे थे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है 1/4πε0 और हो जाएगा Q/ यह r³ के बराबर होगा। मान रख देते हैं, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। फिर गुणे Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान दे दिया गया है 4 × 10⁻⁹। त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻1 आएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ यहाँ पर क्यूब नहीं रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर है। क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर ही लिखेंगे। तो हो जाएगा यह 9 और 4 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा यह 36। फिर 10 पर यहाँ से 9 मिला है, यहाँ से -9 मिला है, और यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 10 पर -2 होगा, जो ऊपर जाएगा तो 10 पर +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई का मान हो जाएगा 3.6। यहाँ से भी एक पावर मिल गया पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा 3.6 × 10 पर, इससे तो एकड़ क्या था, 2 बचा था, और 2 में एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह 3। इतना न्यूटन प्रति कूलाम क्षेत्र की तीव्रता होगी। हो गया क्लियर। तो पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, और अब अगला वीडियो कल देखा जाएगा। अगला जो टॉपिक